नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आपने हमारी पिछली कहानी पर बहुत ज्यादा प्यार दिया है, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ज्यादा डरावनी और खौफनाक है, तो कहानी को लास्ट तक जरूर सुने। और जितने भी हमारे नए दोस्त कहानी सुनने आए हैं, उनसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको भी हॉरर स्टोरी पसंद है तो आप एकदम बेस्ट जगह आए हो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कहानी नहीं सुनते हैं, बल्कि यहाँ असली डर का एहसास कराते हैं। तो दोस्तों, आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ, ताकि हमें भी कहानी सुनाने में अच्छा लगे। तो दोस्तों, आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। क्या आपने कभी ऐसी बस की सवारी की है जिसका सफर मंजिल पर नहीं, मौत के दरवाजे पर खत्म होता है? शहर की चकाचौंध से दूर जब लोकेश अपने दोस्त के साथ एक गांव की शादी में शरीक होने निकला, तो उसे नहीं पता था कि वो जिस बस का दरवाजा खटखटा रहा है, वो असल में एक जलती हुई कब्र है। अंदर बैठे मुसाफिर मुस्कुरा तो रहे थे, लेकिन उनकी मुस्कुराहट के पीछे झुलसा हुआ मांस और चीखें छिपी थी। एक ऐसी बस जो सालों पहले एक हादसे में राख हो गई थी, आज फिर सड़कों पर है। क्या लोकेश इस मौत की बस से जिंदा उतर पाएगा, या फिर वो भी उन रूहों के बीच एक धुंधला सा चेहरा बनकर रह जाएगा? दिल थाम लीजिए, क्योंकि आज की कहानी आपको अंधेरे से डराने वाली है। पेश है शमशान एक्सप्रेस, वो आखिरी बस। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर लोकेश अपने कमरे में पैकिंग कर रहा था। उसके बचपन के सबसे अजीज दोस्त समीर की बहन की शादी थी। समीर का गांव गढ़कुंडा पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा इलाका था। लोकेश ने कई सालों से गांव की शक्ल नहीं देखी थी, इसलिए वो काफी उत्साहित था। जल्दी कर लोकेश, अगर आखिरी बस छूट गई तो रात इसी सुनसान अड्डे पर बितानी पड़ेगी, समीर ने घड़ी देखते हुए कहा। दोनों भागते हुए बस स्टैंड पहुंचे। रात के 9 बज रहे थे। सन्नाटा ऐसा था कि खुद के कदमों की आहट भी गूंज रही थी। स्टैंड के कोने में एक पुरानी जर्जर सी नीली बस खड़ी थी। अजीब बात यह थी कि उस बस की हेडलाइट्स नहीं जल रही थी, फिर भी उसके अंदर से एक मध्यम पीली रोशनी बाहर आ रही थी। बस के ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा था, सीधी सेवा गढ़कुंडा। चलो समीर, यही बस है, लोकेश ने अपना बैग कंधे पर टांगते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने बस के अंदर कदम रखा, लोकेश को एक अजीब सी गंध आई, जैसे कहीं कुछ जल रहा हो। उसने नाक सिकोड़ते हुए इधर उधर देखा, लेकिन बस के अंदर सब सामान्य लग रहा था। बस खचाखच भरी थी। बूढ़े, बच्चे, औरतें सब अपनी सीटों पर बैठे थे। कुछ आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे, तो कुछ खिड़की के बाहर शून्य में ताक रहे थे। लोकेश और समीर को बिल्कुल पीछे वाली सीट मिली। जैसे ही वो बैठे, बस बिना किसी हॉर्न या आवाज के सरकने लगी। इंजन की आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई सिसक रहा हो। अजीब है ना समीर, इतनी पुरानी बस और इतनी शांति, लोकेश ने फुसफुसाते हुए पूछा। समीर ने खिड़की के बाहर देखते हुए जवाब दिया, गांव की बसें ऐसी ही होती है भाई, तू शहर की लग्जरी भूल जा अब। लोकेश ने गौर किया कि उसके बगल में बैठा एक आदमी, जिसने एक मटमैला सा कुर्ता पहना था, उसे लगातार देख रहा था। उस आदमी की आंखें पूरी तरह सफेद थी, जैसे उनमें पुतलियां ही न हो। लोकेश ने डरकर अपनी नजरें हटा ली। थोड़ी देर बाद बस ने मुख्य सड़क छोड़कर जंगल के कच्चे रास्ते पर मुड़ना शुरू किया। अचानक बस के अंदर की पीली रोशनी टिमटिमाई। उस एक पल के अंधेरे में लोकेश को लगा जैसे बस की छत से कुछ टपक रहा है। उसने अपना हाथ अपनी पैंट पर फेरा, वो चिपचिपा था। जब रोशनी वापस आई तो लोकेश के होश उड़ गए। उसके हाथ पर खून नहीं, बल्कि काली राख लगी थी। उसने सामने वाली सीट पर बैठी एक छोटी बच्ची को देखा। वो एक गुड़िया से खेल रही थी, लेकिन जैसे जैसे बस जंगल के अंदर जा रही थी, उस बच्ची का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा।
उसकी त्वचा ढीली होकर लटकने लगी, जैसे प्लास्टिक आग के पास रखने पर पिघल जाता है। लोकेश ने घबराकर समीर को कोहनी मारी। समीर, देख वो बच्ची, उसका चेहरा देख। समीर ने नींद भरी आंखों से देखा। क्या हुआ? ठीक तो है वो, तू खामखा डर रहा है। लेकिन लोकेश देख सकता था। अब बस के अंदर का मंजर बदलने लगा था। जो लोग पहले सामान्य मुसाफिर लग रहे थे, उनकी खाल अब काली पड़ रही थी। बस के अंदर की गंध अब असहनीय हो चुकी थी। ये मांस के जलने की गंध थी। तभी बस के कंडक्टर ने लोकेश के पास आकर टिकट मांगा। कंडक्टर का आधा चेहरा झुलसा हुआ था और उसकी वर्दी के कुछ हिस्से अभी भी सुलग रहे थे, जिनसे धुआं निकल रहा था। टिकट साहब। कंडक्टर की आवाज ऐसी थी जैसे कोई पुरानी टेप फंसी हुई हो। लोकेश की चीख गले में ही फंस गई। उसने खिड़की के बाहर देखा। वहां कोई रास्ता नहीं था, बस घने पेड़ और झाड़ियां थी, जिनसे बस टकराते हुए निकल रही थी, लेकिन आवाज एक भी नहीं आ रही थी। समीर, हमें यहां से निकलना होगा। यह बस नहीं है, यह कुछ और है, लोकेश चिल्लाया। अचानक बस की रफ्तार बढ़ गई। अंदर बैठे सभी मुसाफिर एक साथ मुड़े और लोकेश की तरफ देखने लगे। उनकी फटी हुई आंखों और जलते हुए चेहरों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। लोकेश ने हिम्मत जुटाई और बस के पिछले दरवाजे की ओर भागा, लेकिन समीर वहीं बैठा रह गया। जैसे ही लोकेश ने समीर का हाथ पकड़कर खींचना चाहा, बगल वाले उस सफेद आंखों वाले आदमी ने समीर का हाथ मजबूती से जकड़ लिया। इसे यहीं रहना होगा, सफर अभी बाकी है। उस आदमी के मुंह से राख झाड़ने लगी। छोड़ इसे, लोकेश चिल्लाया और उसने अपनी पूरी ताकत से बस का पिछला दरवाजा धक्का देकर खोला। बस एक ढलान पर थी। लोकेश ने देखा कि समीर को उन रूहों ने चारों तरफ से घेर लिया है। समीर की आंखों में दहशत थी। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसका गला रूंध चुका था। लोकेश के पास सोचने का समय नहीं था। उसने एक आखिरी बार समीर को खींचने की कोशिश की, लेकिन कंडक्टर ने लोकेश की गर्दन पकड़ ली। कंडक्टर का हाथ इतना गर्म था कि लोकेश की खाल जलने लगी। दर्द के मारे लोकेश ने एक जोरदार लात कंडक्टर के सीने पर मारी और खुद को चलती बस से बाहर झोंक दिया। वो झाड़ियों में लुढ़कता हुआ नीचे गिरा। उसकी आंखों के सामने वो नीली बस अंधेरे में ओझल होने लगी। आखिरी चीज जो उसने देखी वो थी बस की पिछली खिड़की पर चिपका समीर का हाथ और बस के पीछे से निकलता हुआ काला गाढ़ा धुआं। सन्नाटा छा गया। लोकेश घायल अवस्था में जंगल के बीचों बीच अकेला था। उसे नहीं पता था कि उसका दोस्त अब जिंदा है या वो भी उस अतीत की आग का हिस्सा बन चुका है। लोकेश का शरीर झाड़ियों की रगड़ से लहूलुहान हो चुका था। उसकी सांसें धौंकनी की तरह चल रही थी। उसने अपने कांपते हाथों से मिट्टी को पकड़ा और खुद को ऊपर उठाने की कोशिश की। जंगल का सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी ही धड़कन किसी नगाड़े की तरह सुनाई दे रही थी। समीर, उसने दबी हुई चीख मारी, लेकिन जवाब में केवल सूखी पत्तियों के सरसराने की आवाज आई। वो नीली बस धुंध और अंधेरे में विलीन हो चुकी थी। लोकेश ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन चकनाचूर हो चुकी थी। बस से कूदते वक्त वो पत्थर से टकरा गया था। अब उसके पास सिर्फ घोर अंधेरा और वो खौफनाक मंजर था जो उसने अभी अभी बस के अंदर देखा था। उन जलते हुए चेहरों की मुस्कुराहट उसकी बंद आंखों के सामने नाच रही थी। लोकेश ने लंगड़ाते हुए चलना शुरू किया। उसे अंदाजा नहीं था कि वह कहाँ है। बस उसे इतना याद था कि बस गढ़कुंडा की तरफ जा रही थी। चलते चलते उसे दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई लालटेन लेकर चल रहा हो। कोई है? लोकेश चिल्लाया। रोशनी रुकी। एक बूढ़ा आदमी जिसका शरीर झुका हुआ था और जिसने सिर पर एक पुरानी चादर ओढ़ रखी थी, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी जिसकी लौ मध्यम पीली पड़ रही थी।
बेटा, इतनी रात को इस मरघट के रास्ते पर क्या कर रहे हो? बूढ़े की आवाज किसी सूखी लकड़ी के टूटने जैसी थी। लोकेश हांफते हुए बोला, बाबा, मेरी बस। समीर, वो बस बहुत अजीब थी। उसमें सब लोग जल रहे थे। मेरा दोस्त अंदर ही रह गया। कृपया पुलिस को फोन कीजिए। बूढ़ा आदमी रुका। उसने अपनी लालटेन ऊपर की और उसकी रोशनी लोकेश के चेहरे पर डाली। बूढ़े की आंखों में डर नहीं, बल्कि एक गहरी हमदर्दी थी, जो लोकेश को और भी डरा रही थी। नीली बस, जिसका नंबर 404 था? बूढ़े ने पूछा। हां, वही, लोकेश ने उम्मीद से कहा। बूढ़े ने एक लंबी ठंडी सांस ली और बोला, बेटा, वो बस पुलिस के पास नहीं, यमराज के पास जाती है। आज से ठीक 10 साल पहले इसी तारीख को उस बस में गांव की एक पूरी बारात सवार थी। शॉर्ट सर्किट हुआ या साजिश, किसी को नहीं पता, लेकिन देखते ही देखते पूरी बस आग का गोला बन गई। बस का दरवाजा जाम हो गया था। अंदर बैठे 40 लोग, जिनमें समीर के परिवार के कुछ दूर के रिश्तेदार भी थे, सब जिंदा जल गए थे। उनकी चीखें आज भी इस जंगल की हवाओं में कैद हैं। लोकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन बाबा, मैं और समीर तो अभी उसमें बैठे थे। मैंने उन्हें छुआ है, उनसे बात की है। बूढ़ा मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कुराहट में कोई खुशी नहीं थी। वो रूहें हर साल इस दिन अपनी अधूरी यात्रा पूरी करने निकलती हैं। जो उस बस में बैठ गया, वो उनका हिस्सा बन जाता है। तुम खुशकिस्मत हो कि कूद गए, लेकिन तुम्हारा दोस्त नहीं। समीर को कुछ नहीं हो सकता। उसकी बहन की शादी है कल। लोकेश पागलों की तरह चिल्लाने लगा। शादी? बूढ़े ने अजीब नजरों से देखा। बेटा, समीर की बहन की शादी तो 10 साल पहले तय हुई थी। उसी शादी में जाने के लिए वो बस निकली थी। समीर उस वक्त शहर में था, इसलिए बच गया था। लेकिन शायद आज नियति ने उसे बुला लिया। लोकेश का सिर चकराने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या भ्रम। अगर समीर की बहन की शादी आज नहीं थी, तो समीर उसे झूठ बोलकर यहां क्यों लाया? या फिर समीर खुद किसी सम्मोहन में था? अचानक जंगल में फिर से वही अजीब सी गंध आने लगी, जलते हुए मांस और डीजल की। दूर सड़क पर फिर से वही नीली हेडलाइट्स चमकी। वही बस जो ओझल हो गई थी, अब वापस आ रही थी। लेकिन इस बार वो सड़क पर नहीं, बल्कि हवा में तैरती हुई महसूस हो रही थी। बस के शीशों के पीछे से कई काले हाथ बाहर निकल रहे थे, जैसे किसी को बुला रहे हों। भागो बेटा, वो तुम्हें वापस लेने आ रहे हैं। बूढ़े ने अपनी लालटेन बुझा दी और झाड़ियों में गायब हो गया। लोकेश ने पीछे मुड़कर देखा। बस अब उसके बिल्कुल करीब थी। बस का पिछला दरवाजा खुला था और वहां समीर खड़ा था। समीर का चेहरा अब आधा काला पड़ चुका था। उसकी एक आंख गायब थी और वो लोकेश की तरफ हाथ फैलाकर कह रहा था, लोकेश भाई, नीचे बहुत ठंड है, अंदर आजा, बस पहुंचने वाली है। लोकेश की रूह कांप गई। वह समीर नहीं था, वह समीर के रूप में कोई शैतान था। लोकेश जंगल की गहराई में बिना पीछे मुड़े भागने लगा। कांटे उसके कपड़ों को फाड़ रहे थे, पत्थर उसके पैरों को जख्मी कर रहे थे, लेकिन वो रुक नहीं सकता था। भागते भागते उसे एक पुराना बोर्ड दिखा, गढ़कुंडा 2 किलोमीटर। वो गांव की सीमा में दाखिल हो चुका था। लेकिन गांव में कदम रखते ही उसे जो दिखा, उसने उसकी चीख निकाल दी। पूरे गांव में सन्नाटा था। हर घर के दरवाजे पर काला कोयला मला हुआ था और कहीं से भी शादी की शहनाई की आवाज नहीं आ रही थी। तभी उसे एक घर के आंगन में समीर दिखाई दिया। वो एक पत्थर पर बैठा रो रहा था। समीर, लोकेश ने कांपती आवाज में पुकारा। समीर ने सिर उठाया। उसका चेहरा बिल्कुल ठीक था। वो रोते हुए बोला, लोकेश, तू कहां चला गया था? तू बस से क्यों कूदा?
मैं तो डर गया था कि तू मर गया। लोकेश असमंजस में पड़ गया। अभी जंगल में उसने जो देखा था वो क्या था, और ये समीर यहां पहले कैसे पहुंच गया? तू यहां कैसे आया समीर? लोकेश ने शक भरी नजरों से पूछा। बस ने मुझे गांव के मोड़ पर उतारा। ड्राइवर ने कहा कि तू शायद डर के मारे कूद गया। मैं तुझे ही ढूंढने जा रहा था, समीर ने उठते हुए कहा। लोकेश ने राहत की सांस लेना चाही, लेकिन तभी उसकी नजर समीर के पैरों पर पड़ी। समीर के जूतों के नीचे की मिट्टी गीली नहीं थी, बल्कि उसके जूतों से राख झड़ रही थी, और उसके पीछे की परछाई गायब थी। लोकेश को समझ आ गया, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि असली दहशत तो अब शुरू हुई है। वो गांव, वो दोस्त और वो शादी, सब एक जाल था। लोकेश की रूह कांप उठी थी। समीर के जूतों से झड़ती वो काली राख और चांद की रोशनी में उसकी गायब परछाई। ये सब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि उसके सामने खड़ा शख्स उसका वो पुराना दोस्त समीर नहीं है। लोकेश, क्या हुआ? ऐसे पत्थर की तरह क्यों जम गया? चल, घर के अंदर चल, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। समीर ने अपना हाथ लोकेश के कंधे पर रखा। जैसे ही समीर का हाथ लोकेश के कंधे को छुआ, लोकेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने बर्फ का जलता हुआ टुकड़ा उसकी खाल पर रख दिया हो। वो ठंडा था, लेकिन उसमें जलन थी। लोकेश ने झटके से अपना कंधा छुड़ाया और 2 कदम पीछे हट गया। समीर, तेरी परछाई कहां है? लोकेश की आवाज कांप रही थी। समीर रुक गया। उसके चेहरे पर जो दोस्ताना मुस्कान थी वो धीरे धीरे सिमटने लगी। सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि हवा के चलने की आवाज भी बंद हो गई। समीर ने धीरे से अपना सिर नीचे झुकाया और अपनी परछाई वाली जगह को देखा। फिर उसने अपना सिर वापस उठाया, लेकिन इस बार उसकी गर्दन सामान्य से थोड़ी ज्यादा मुड़ गई थी। परछाई अंधेरे में खो जाती है लोकेश, और अब यहां सिर्फ अंधेरा ही रहने वाला है। समीर की आवाज अब भारी और फटी हुई थी। तभी गांव के उन शांत घरों के दरवाजे एक एक करके खुलने लगे। लोकेश ने देखा कि उन दरवाजों से लोग बाहर निकल रहे थे। बूढ़े, जवान, औरतें, सबने वही मटमैले और फटे हुए कपड़े पहने थे जो उसने बस में देखे थे। उन सबके चेहरों पर झुलसने के निशान थे। किसी का हाथ टेढ़ा था तो किसी का आधा सिर गायब था। वे सब धीरे धीरे घिसटते हुए लोकेश की तरफ बढ़ने लगे। शादी में आए हो ना? एक औरत ने पूछा, जिसके गले में मंगलसूत्र की जगह एक जली हुई रस्सी बंधी थी। आओ, दावत शुरू होने वाली है। लोकेश पीछे मुड़ा और गांव की मुख्य गली की तरफ भागा। वो बदहवास था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां जाए। तभी उसे गांव के मंदिर की घंटी सुनाई दी। वो रोशनी की एक किरण की तरह उस तरफ भागा। उसे याद था कि बचपन में दादाजी कहते थे कि बुरी रूहें मंदिर की चौखट पार नहीं कर सकती। वो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ ही रहा था कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। वो मुंह के बल गिरा। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो वही छोटी बच्ची थी जो बस में गुड़िया से खेल रही थी। उसकी गुड़िया अब पूरी तरह जल चुकी थी और बच्ची की आंखों से खून की जगह काली राख बह रही थी। भैया, मुझे बस से उतार दो, बहुत गर्मी लग रही है, बच्ची ने सिसकते हुए कहा। लोकेश ने अपनी पूरी ताकत से लात मारी और खुद को छुड़ाकर मंदिर के गर्भगृह में जा घुसा। वहां एक पुराना दिया जल रहा था। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, बाहर खड़े उन दर्जनों मुसाफिरों की भीड़ मंदिर की पहली सीढ़ी पर आकर रुक गई। वे अंदर नहीं आ सकते थे, लेकिन वे वहां से हट भी नहीं रहे थे। समीर, या जो भी वो चीज थी, भीड़ के सबसे आगे खड़ा था। लोकेश, तू बाहर नहीं आएगा तो समीर का क्या होगा? वो अभी भी उस बस में है। अगर सूरज उगने से पहले उसे बाहर नहीं निकाला गया तो वो हमेशा के लिए हमारे साथ उस जलती हुई आग का हिस्सा बन जाएगा, समीर के रूप वाले उस साय ने कहा। लोकेश का दिल बैठ गया। तो इसका मतलब
जो समीर बस में रह गया था वो असली समीर था। यह सब उसे डराने और बस तक वापस ले जाने का एक नाटक था। मैं तुम पर यकीन नहीं करता, लोकेश चिल्लाया। तभी मंदिर के पुजारी, जो कोने में छिपे हुए थे, धीरे से बाहर आए। वे बहुत बूढ़े थे और उनकी आंखों में मौत का खौफ था। बेटा, वो सच कह रहा है, पुजारी ने कांपते हुए कहा। यह गांव 10 साल पहले ही मर चुका है। जो तुम देख रहे हो वो सिर्फ उस हादसे की यादें हैं जो हर साल जिंदा होती है। तुम्हारा दोस्त उस कालबस में कैद है। उसे बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, लेकिन वह मौत के खेल से कम नहीं। लोकेश ने पुजारी का हाथ पकड़ लिया। बताइए बाबा, मुझे क्या करना होगा? मैं समीर को इस हाल में नहीं छोड़ सकता। पुजारी ने एक पुरानी पोटली लोकेश को दी, जिसमें पीला सिंदूर और एक पुरानी चाबी थी। ये उस बस की इमरजेंसी चाबी है जो उस रात कभी खुली ही नहीं। तुम्हें उस बस को दोबारा ढूंढना होगा, जो अब श्मशान के पास खड़ी होगी। तुम्हें अंदर जाकर समीर का हाथ पकड़ना होगा और ये सिंदूर उसके माथे पर लगाना होगा। लेकिन याद रहे, बस के अंदर तुम्हें वो सब दिखेगा जो उस रात हुआ था। तुम्हें वो आग महसूस होगी, वो चीखें सुनाई देंगी। अगर तुम डर गए या तुमने समीर का हाथ छोड़ दिया तो तुम भी राख बन जाओगे। लोकेश ने चाबी मुट्ठी में कसी। बाहर खड़ी रूहें अब शांत थी, जैसे वे उसका इंतजार कर रही हों कि वो कब बाहर आता है। लोकेश मंदिर से बाहर निकला। रूहों ने रास्ता दे दिया, लेकिन उनकी निगाहें लोकेश के शरीर को ऐसे चीर रही थी जैसे वे उसके मांस को अभी नोच लेंगी। वो गांव के बाहर बने श्मशान की तरफ बढ़ा। दूर से उसे काले धुएं का एक गुबार दिखाई दिया। वही नीली बस वहां खड़ी थी, लेकिन अब वो पूरी तरह आग की लपटों में घिरी हुई थी। अजीब बात यह थी कि आग से कोई रोशनी नहीं हो रही थी। वो आग भी काली थी। अंदर से समीर की चीख सुनाई दी, लोकेश, बचा ले मुझे, आग बहुत तेज है। लोकेश बस के करीब पहुंचा। गर्मी इतनी थी कि उसकी खाल झुलसने लगी थी। उसने पुजारी की दी हुई चाबी बस के पिछले दरवाजे के छेद में डाली। चाबी घूमते ही एक ठंडी आहट सुनाई दी और दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर का मंजर किसी नग से कम नहीं था। पूरी बस में आग लगी थी, लेकिन लोग अपनी सीटों पर बैठे वैसे ही जल रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। समीर बस के सबसे पिछले कोने में एक सीट से जकड़ा हुआ था और उसके चारों तरफ वही कंडक्टर और मुसाफिर खड़े थे, जिनके हाथों में जलते हुए कोयले थे। आ जाओ लोकेश, अपनी सीट पर बैठ जाओ, सफर शुरू होने वाला है। कंडक्टर ने अपनी जली हुई उंगली से लोकेश की ओर इशारा किया। लोकेश ने गहरी सांस ली और उस जलती हुई बस के अंदर कदम रखा। जैसे ही लोकेश ने जलती हुई बस के अंदर अपना पहला कदम रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर किसी धधकते हुए तवे पर रख दिया गया हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि आग की लपटें उसे छू तो रही थी, पर उसके कपड़े नहीं जल रहे थे, सिर्फ उसकी रूह झुलस रही थी। बस के अंदर का दृश्य किसी भयानक सपने जैसा था। फर्श पर पिघला हुआ लोहा और इंसानी चर्बी बह रही थी। समीर, लोकेश चिल्लाया। उसकी आवाज धुएं और चीखों के शोर में दब गई। बस का दरवाजा उसके पीछे धड़ाम से बंद हो गया। अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। बस धीरे धीरे हिलने लगी। कंडक्टर, जिसका आधा चेहरा अब पूरी तरह कंकाल बन चुका था, हाथ में एक जलता हुआ पंचिंग बैग लेकर लोकेश की तरफ बढ़ा। टिकट दिखाओ, इस सफर की टिकट सिर्फ मौत है। कंडक्टर की आवाज जैसे किसी पाताल की गहराई से आ रही थी। लोकेश ने अपनी मुट्ठी में पुजारी का दिया हुआ पीला सिंदूर कसकर पकड़ा। उसने खुद को याद दिलाया, ये सब एक भ्रम है, ये यादें हैं जो जल रही हैं। उसने कंडक्टर को नजरअंदाज किया और गलियारे की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, सीटों पर बैठे मुसाफिर उसकी तरफ हाथ फैलाने लगे। हमें बचा लो, हमें इस आग से बाहर निकालो। एक औरत ने लोकेश का हाथ पकड़ा।
उसकी उंगलियां लोकेश की खाल में धंस गई। लोकेश ने देखा कि उसका हाथ जहां उस औरत ने पकड़ा था वहां से काला धुआं निकलने लगा था। छोड़ो मुझे, तुम सब मर चुके हो। लोकेश ने चिल्लाकर अपना हाथ छुड़ाया। पीछे की सीट पर समीर जंजीरों से नहीं बल्कि जलती हुई नसों से बंधा हुआ था। वह चीख रहा था, लोकेश, करीब मत आना, ये तुझे भी जला देंगे, भाग जा यहां से। लेकिन लोकेश पीछे नहीं हटा। वह रेंगते हुए उन झुलसी हुई रूहों को पार करते हुए समीर तक पहुंचा। जैसे ही वह समीर के पास पहुंचा, बस की छत से पिघला हुआ प्लास्टिक गिरने लगा। लोकेश ने अपनी पीठ पर उसकी मार झेली, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ समीर पर था। उसने अपनी जेब से वो पीला सिंदूर निकाला। समीर, अपनी आंखें बंद कर, लोकेश ने चिल्लाकर कहा। तभी बस के सारे मुसाफिर अपनी सीटों से खड़े हो गए। उनकी आंखें अब अंगारों की तरह दहक रही थी। बस की खिड़कियों से बाहर जो जंगल दिख रहा था वह अब गायब हो चुका था। बाहर सिर्फ एक अनंत खाई थी जिसमें हजारों जलती हुई बसें गिर रही थी। ये हमारा शिकार है, इसे मत जाने दो, उस सफेद आंखों वाले आदमी ने, जो लोकेश के बगल में बैठा था, अपनी बाहें फैला दी। उसकी बाहें सांप की तरह लंबी होने लगी और लोकेश के गले को जकड़ लिया। लोकेश का दम घुटने लगा। उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ। तभी उसे पुजारी की बात याद आई, अगर तुम डर गए तो तुम भी राख बन जाओगे। लोकेश ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और अपने हाथ में भरा सिंदूर उस रूह के चेहरे पर फेंक दिया। जैसे ही सिंदूर उस पर गिरा, एक भयानक चीख गूंजी और वह आदमी धुएं के गुबार में बदल गया। जकड़ ढीली होते ही लोकेश समीर पर झपटा। उसने समीर के माथे पर सिंदूर का तिलक लगाया। एक तेज रोशनी हुई। बस के अंदर की आग नीली पड़ने लगी। समीर की जंजीरें टूट कर गिर गई। जल्दी कर समीर, कूदना होगा। लोकेश ने समीर का हाथ पकड़ा, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की तरफ मुड़े, उन्होंने देखा कि वहां बस का ड्राइवर खड़ा था। ड्राइवर का शरीर सामान्य इंसानों जैसा बड़ा नहीं था। वह एक विशाल साए की तरह था, जिसके सिर की जगह बस का इंजन धड़क रहा था। सफर खत्म नहीं हुआ है मुसाफिरों, अगला स्टेशन श्मशान है। ड्राइवर ने अपनी लोहे जैसी बाहें फैलाकर रास्ता रोक लिया। समीर कांप रहा था। लोकेश, हम नहीं बचेंगे। ये बस हमें गांव नहीं ले जा रही, ये हमें वापस उस हादसे की रात में ले जा रही है। तभी लोकेश की नजर बस के डैशबोर्ड पर पड़ी। वहां एक पुरानी तस्वीर लगी थी, एक शादी का कार्ड। उस पर लिखा था, समीर की बहन अंजलि का विवाह, और तारीख थी आज से 10 साल पहले। लोकेश को अचानक कुछ याद आया। समीर ने उसे बताया था कि उसकी बहन की शादी आज है, लेकिन पुजारी ने कहा था कि शादी 10 साल पहले थी। समीर, तू मुझे सच बता, तू इस बस में कैसे आया? तू तो शहर में था ना? लोकेश ने अचानक रुककर पूछा। समीर की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने अपना सिर झुकाया और धीमी आवाज में बोला, मैं शहर में नहीं था लोकेश, मैं भी उसी बस में था, अंजलि के साथ। लोकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने समीर का हाथ छोड़ दिया। तू भी मर चुका है। लोकेश की आवाज कांप रही थी। समीर ने सिर उठाया। उसका पूरा चेहरा अब शांत था। कोई घाव नहीं, कोई आग नहीं। मैं तुझे बचाना चाहता था लोकेश। ये रूहें तुझे अपनी दुनिया में खींच रही थी, क्योंकि तूने मेरा नाम लेकर इस बस को पुकारा था। मैंने नाटक किया ताकि तू मंदिर तक पहुंच सके और वो सिंदूर ला सके। वो सिंदूर मेरे लिए नहीं था, वो तेरे लिए था, ताकि तू इस बस से जिंदा बाहर निकल सके। तभी बस ने एक जोरदार झटका खाया। बस उस अनंत खाई के मुहाने पर पहुंच चुकी थी। कूद जा लोकेश। अभी समीर ने लोकेश को एक जोरदार धक्का दिया। लोकेश बस के खुले दरवाजे से बाहर हवा में उछल गया।
गिरते वक्त उसने देखा कि बस आग की एक लकीर बनकर खाई में गिर रही थी और उस बस की पिछली खिड़की पर समीर खड़ा था। हाथ हिलाते हुए उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। लोकेश एक ठंडी जमीन पर गिरा। उसे लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वह जंगल में नहीं था। वह एक पुराने जर्जर रेलवे स्टेशन के बेंच पर लेटा था। सुबह की पहली किरण फूट रही थी। उसके पास उसका बैग रखा था और फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज चमक रहा था। समीर का मैसेज 10 साल पुराना था, जो शायद अब डिलीवर हुआ था। भाई, बस स्टैंड पहुंच गया हूं। बस थोड़ी पुरानी है, पर घर जल्दी पहुंचा देगी। शादी में मिलते हैं। लोकेश की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन तभी उसकी नजर अपनी हथेली पर पड़ी। उसकी हथेली पर काली राख के निशान थे और बगल की बेंच पर वही पुरानी नीली बस की चाबी रखी थी। तभी स्टेशन के लाउडस्पीकर पर एक आवाज गूंजी। गढ़कुंडा जाने वाली आखिरी बस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी है। कृपया मुसाफिर अपनी जान की परवाह करते हुए बैठें। लोकेश चौंक गया। अभी तो सुबह हुई थी, फिर आखिरी बस का ऐलान क्यों? और जब उसने प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ देखा तो वहां वही नीली बस खड़ी थी और इस बार बस के कंडक्टर की जगह समीर खड़ा था, जो उसे बुला रहा था। खेल अभी शुरू हुआ है लोकेश। तुझे क्या लगा तू इतनी आसानी से निकल जाएगा? लोकेश की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। स्टेशन की वो पीली लाइटें और कानों में गूंजती गढ़कुंडा जाने वाली बस की आवाज, सब कुछ उसे एक गहरे दलदल की तरह खींच रहा था। वह बेंच से उठा। उसके पैर लकड़ी के लट्ठों की तरह भारी हो गए थे। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी वह बस अब और भी भयावह लग रही थी। उसका लोहा अब जंग खाया हुआ नहीं, बल्कि ताजे खून की तरह लाल चमक रहा था। बस के दरवाजे पर समीर खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, जैसे वह कभी जला ही न हो, लेकिन उसकी आंखों में वो पुरानी चमक नहीं थी। उनमें सिर्फ एक खालीपन था। लोकेश, तू भाग क्यों रहा है? अंजलि इंतजार कर रही है। देख, उसने तेरे लिए ये कंगन भेजा है। समीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ में सोने का एक कंगन था, लेकिन उस पर मांस के लोथड़े चिपके थे। लोकेश का कलेजा मुंह को आ गया। समीर, तू मर चुका है। तूने खुद कहा था कि तू उस हादसे का हिस्सा है। फिर ये सब क्या है? ये स्टेशन, ये बस, ये सूरज की पहली किरण, क्या ये सब झूठ है? समीर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी स्टेशन की दीवारों से टकराकर हजारों गुना होकर गूंजने लगी। झूठ और सच के बीच की दीवार तो तूने उसी पल तोड़ दी थी, जब तूने उस बस में अपना पहला कदम रखा था। अब तू न जिंदा है न मुर्दा। तू हमारे बीच का वो पुल है जिससे हम इस पार आ सकते हैं। अचानक स्टेशन की पटरियों से काला धुआं उठने लगा। लोकेश ने देखा कि पटरियों पर ट्रेन नहीं, बल्कि हजारों जलती हुई रूहें रेंग रही थी। वे सब बस की तरफ बढ़ रही थी। नहीं, लोकेश चिल्लाया और पीछे की तरफ भागा। वह स्टेशन के बाहर की तरफ भागा, जहां से उसने सोचा था कि शहर का रास्ता जाता है। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसे जो दिखा उसने उसकी बोलती बंद कर दी। बाहर कोई शहर नहीं था, कोई सड़क नहीं थी। स्टेशन के बाहर वही गढ़कुंडा गांव का श्मशान था। वह एक लूप चक्र में फंस चुका था। वह जहां से भागता वहीं वापस पहुंच जाता। तभी उसे एक सुरीली आवाज सुनाई दी। एक लड़की गा रही थी। आवाज श्मशान के पीछे बने एक पुराने आधे जले हुए घर से आ रही थी। लोकेश न चाहते हुए भी उस आवाज की तरफ खिंचा चला गया। उसे लगा कि शायद यही इस नर्क से निकलने का रास्ता है। जैसे ही वह घर के आंगन में पहुंचा, उसने देखा कि एक लड़की लाल जोड़े में सजी बैठी थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका था। वो एक पुरानी सिलाई मशीन चला रही थी, लेकिन मशीन से कपड़ा नहीं, बल्कि इंसानी खाल सिली जा रही थी। अंजलि,
लोकेश ने कांपते हुए पूछा। लड़की रुकी। उसने धीरे से अपना घूंघट उठाया। उसका आधा चेहरा किसी अप्सरा जैसा सुंदर था, लेकिन आधा चेहरा कोयले की तरह काला और झुलसा हुआ। लोकेश भाई, आप आ गए। देखिए, मैं अपनी शादी का जोड़ा तैयार कर रही हूं। पर यह धागा बार बार टूट जाता है। अंजलि ने अपनी एक उंगली दिखाई जो कटकर मशीन के नीचे दबी थी, पर उसे दर्द नहीं हो रहा था। अंजलि, ये सब बंद करो। मुझे यहां से बाहर जाना है। समीर कहाँ है? उसने मुझे धोखा क्यों दिया? लोकेश की आंखों में आंसू थे। अंजलि उठी और लोकेश के करीब आई। समीर ने धोखा नहीं दिया। वो खुद कैद है। उस रात बस का ड्राइवर कोई इंसान नहीं था, वो काल पुरुष था। उसे हर 10 साल में एक शुद्ध रूह चाहिए होती है ताकि वो अपनी बस का ईंधन भर सके। समीर ने खुद को बचा लिया था, लेकिन ड्राइवर ने उसे वचन दिया कि अगर वो तुझे यहां लाएगा तो अंजलि को मुक्ति मिल जाएगी। लोकेश सन्न रह गया। उसका सबसे अच्छा दोस्त, उसका भाई जैसा समीर उसे मौत के मुंह में ले आया था ताकि अपनी बहन की रूह को बचा सके। तो समीर ने मुझे बलि चढ़ाने के लिए बुलाया? लोकेश ने कड़वाहट से पूछा। हां, लेकिन उसे नहीं पता था कि तुम मंदिर के पुजारी से मिल लोगे। पुजारी की दी हुई वो चाबी और सिंदूर सिर्फ रक्षा के लिए नहीं थे, वो उस ड्राइवर का डेथ वारंट थे। लेकिन तुमने वो चाबी बस में ही छोड़ दी, अंजलि ने रोते हुए कहा। अचानक घर की दीवारें ढहने लगी। पूरा श्मशान फिर से उसी नीली बस में तब्दील होने लगा। लोकेश ने देखा कि वो अब बस की ड्राइवर वाली सीट पर बैठा था। उसके हाथ स्टीयरिंग पर जकड़े हुए थे और स्टीयरिंग से नुकीले कांटे निकलकर उसकी हथेलियों में घुस रहे थे। अब तुम ड्राइवर हो, लोकेश, कंडक्टर की सीट पर बैठे समीर ने कहा। अब समीर का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसके सिर पर सींग निकल आए थे और उसकी खाल पीली पड़ गई थी। अगली सवारी शहर से लानी है, चलो गाड़ी स्टार्ट करो। लोकेश ने देखा कि बस के सामने हजारों बेगुनाह लोग खड़े थे। उसके मां, उसके पिता और उसका दोस्त लकेश पवार। बस अपने आप उनकी तरफ बढ़ने लगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। लोकेश ने स्टीयरिंग मोड़ने की कोशिश की, लेकिन बस उसके काबू में नहीं थी। तभी उसे पुजारी की एक और बात याद आई जो उसने मंदिर में कही थी, आग को आग ही काटती है। लोकेश ने अपनी जेब में हाथ डाला। वहां सिंदूर की एक पुड़िया अभी भी बची थी। उसने वो सिंदूर अपनी जख्मी हथेलियों पर मला और स्टीयरिंग को जोर से पकड़ा। अगर ये बस मौत का रास्ता है तो मैं इस रास्ते को ही खत्म कर दूंगा। लोकेश ने बस की रफ्तार बढ़ाई और उसे सड़क की तरफ ले जाने के बजाय श्मशान के बीचों बीच बने उस विशाल काल कुएं की तरफ मोड़ दिया जहां से सारी रूहें निकल रही थी। ये तू क्या कर रहा है? रुक जा, समीर चिल्लाया। पर लोकेश नहीं रुका। उसने बस को सीधा उस गड्ढे में उतार दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। आग की लपटें आसमान छूने लगी। चीखें इतनी तेज थी कि लोकेश के कान के पर्दे फट गए। जब रोशनी कम हुई तो लोकेश ने खुद को बस की छत पर पाया। बस अब जल नहीं रही थी, वो शांत थी। समीर और अंजलि उसके सामने खड़े थे। उनके चेहरे अब बिल्कुल साफ और शांत थे। तूने हमें मुक्त कर दिया, भाई, समीर ने कहा और धीरे धीरे हवा में धुंध बनकर उड़ने लगा। लोकेश ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसका निचला धड़ गायब था। वो खुद भी धुंध बन रहा था। वो बस से नीचे गिरा, लेकिन वो जमीन पर नहीं बल्कि एक अस्पताल के बेड पर गिरा। मशीनों की बीप बीप सुनाई दे रही थी। एक नर्स चिल्लाई, डॉक्टर, वार्ड नंबर 404 का मरीज होश में आ गया है। पूरे 10 साल बाद कोमा से बाहर आया है। लोकेश ने आंखें खोली। उसके सामने उसका दोस्त लकेश पवार खड़ा था, पर वह 10 साल बूढ़ा लग रहा था। लोकेश, भाई, तू वापस आ गया। उस बस एक्सीडेंट के बाद सबने उम्मीद छोड़ दी थी,
लकेश ने रोते हुए कहा। लोकेश ने बोलने की कोशिश की, पर उसका गला सूखा था। उसने अपने हाथ को देखा। उसकी कलाई पर जलने का एक निशान था, जो बिल्कुल उस नीली बस के स्टीयरिंग जैसा था। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर पड़ी। अस्पताल के नीचे पार्किंग में एक पुरानी नीली बस खड़ी थी। उसका ड्राइवर ऊपर की तरफ देख रहा था और हाथ हिला रहा था। लोकेश समझ गया, वो कोमा से बाहर नहीं आया था। वो बस के अगले स्टेशन पर पहुंच गया था। अस्पताल की सफेद दीवारें लोकेश की आंखों में चुभ रही थी। मशीनों की बीप बीप की आवाज किसी धीमी चलती घड़ी की तरह थी, जो उसकी मौत का समय गिन रही थी। लकेश पवार, उसका पुराना दोस्त, उसके बिस्तर के पास बैठा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन लोकेश का दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। शांत हो जा लोकेश, तू सुरक्षित है। दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल में है तू। 10 साल, पूरे 10 साल तू कोमा में था। लकेश ने उसका हाथ थामते हुए कहा। लोकेश ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसका गला ऐसा सूखा था जैसे उसने महीनों से पानी न पिया हो। उसने अपनी गर्दन घुमाकर खिड़की की तरफ देखा। नीचे पार्किंग में खड़ी वो नीली बस अब वहां नहीं थी, लेकिन डामर की सड़क पर टायरों के जलने के काले निशान अभी भी ताजा थे। समीर, लोकेश ने मुश्किल से एक शब्द फुसफुसाया। लकेश पवार का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने अपना सिर झुकाया और धीमी आवाज में बोला, समीर उस रात नहीं बच पाया था भाई। उस बस हादसे में 40 लोग मरे थे। तू अकेला था जो बस की पिछली खिड़की से बाहर गिरा मिला था। हम सबको लगा तू भी चला गया, पर तेरी सांसें चल रही थी। लोकेश को याद आया बस की पिछली खिड़की, समीर का हाथ हिलाना और वो आखिरी मुस्कान। क्या वो सब सिर्फ कोमा में देखा गया एक सपना था, या फिर वो 10 साल का सफर असलियत थी और ये अस्पताल एक सपना? तभी वार्ड का दरवाजा खुला। एक नर्स अंदर आई। उसने सफेद कपड़े पहने थे, लेकिन लोकेश ने गौर किया कि उसके चलने की आवाज नहीं आ रही थी। उसके हाथ में एक इंजेक्शन था, जिसमें से नीले रंग का तरल पदार्थ टपक रहा था। दवाई का वक्त हो गया है मिस्टर लोकेश, नर्स ने कहा। उसकी आवाज में वही मशीनी रूखापन था जो उस बस के कंडक्टर की आवाज में था। जैसे ही नर्स करीब आई, लोकेश को वही गंध आई, जलते हुए मांस और फिनाइल का मिलाजुला मिश्रण। नर्स ने जैसे ही लोकेश की बाह पकड़ी, उसे अपनी खाल पर बर्फ जैसी ठंडक महसूस हुई। नहीं, मुझे ये इंजेक्शन नहीं चाहिए, लोकेश चिल्लाया और अपना हाथ पीछे खींच लिया। तभी उसने देखा कि नर्स की कलाई पर एक छोटा सा टैटू था। 404 फीट, वही नंबर जो उस कालबस का था। लकेश, इसे रोको, ये वो नहीं है। लोकेश ने अपने दोस्त की तरफ देखा, लेकिन लकेश पवार वहां नहीं था। उसकी जगह कुर्सी पर राख का एक ढेर पड़ा था, जो धीरे धीरे हवा में उड़ रहा था। लोकेश की चीख निकल गई। पूरा वार्ड अचानक बदलने लगा। सफेद दीवारें अब काली और झुलसी हुई दिखने लगी। अस्पताल के बेड की चादरें अब कफन में बदल चुकी थी। तुम भाग नहीं सकते लोकेश, सफर अधूरा छोड़ना हमारे नियमों के खिलाफ है। नर्स का चेहरा धीरे धीरे पिघलने लगा। उसकी खाल नीचे गिर रही थी और अंदर से वही जलता हुआ कंकाल बाहर आ रहा था। लोकेश बेड से नीचे कूदा। उसके पैरों में जान नहीं थी। वो लड़खड़ाते हुए कॉरिडोर की तरफ भागा। अस्पताल के गलियारे अनंत लग रहे थे। हर कमरे के दरवाजे पर 404 फीट लिखा था। भागते भागते वो लिफ्ट के पास पहुंचा। उसने पागलों की तरह बटन दबाया। लिफ्ट खुली, लेकिन अंदर कोई फ्लोर नहीं था। लिफ्ट के अंदर वही बस की सीटें लगी थी और ड्राइवर की सीट पर वही काल पुरुष बैठा था। नीचे जा रहे हैं या ऊपर? ड्राइवर ने बिना पीछे मुड़े पूछा। लोकेश पीछे हटा और सीढ़ियों की तरफ भागा। वह तीसरी मंजिल से नीचे की तरफ दौड़ रहा था।
उसे लगा कि अगर वह अस्पताल की मुख्य इमारत से बाहर निकल गया तो वह बच जाएगा। तभी उसे सीढ़ियों के कोने में एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ दिखा। बेटा, यहां से भागो, यहां सब शैतान है, लोकेश ने बच्चे को उठाते हुए कहा। जैसे ही बच्चे ने अपना सिर उठाया, लोकेश के होश उड़ गए। वो बच्चा नहीं था, वो वही छोटी गुड़िया वाली बच्ची थी। भैया, बस छूट जाएगी, ड्राइवर अंकल नाराज हो रहे हैं। बच्ची ने लोकेश का हाथ इतनी जोर से मरोड़ा कि हड्डी टूटने की आवाज आई। लोकेश दर्द से चिल्लाया और सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे गिरा। वो सीधे बेसमेंट, मुर्दाघर के दरवाजे के सामने जाकर रुका। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर की ठंडक रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। वहां दर्जनों स्ट्रेचर रखे थे, जिन पर सफेद चादरें ढकी थी। तभी एक स्ट्रेचर की चादर हिली। नीचे से एक हाथ बाहर निकला। उस हाथ में वही सोने का कंगन था जो अंजलि ने पहना था। लोकेश भाई, हमें अकेला मत छोड़ो, शादी अभी बाकी है। अंजलि की आवाज मुर्दाघर की दीवारों में गूंजने लगी। लोकेश को समझ आ गया कि अस्पताल कोई सुरक्षित जगह नहीं है, बल्कि ये उस बस का ही एक विश्राम स्थल, रेस्ट एरिया है। उसे यहां इसलिए लाया गया है ताकि वह अपनी मर्जी से उस बस में वापस बैठ जाए। मैं नहीं आऊंगा, मैं जिंदा हूं, मेरी सांसें चल रही हैं, लोकेश ने चिल्लाकर कहा। तभी मुर्दाघर के कोने से एक परछाई बाहर आई। वो लकेश पवार था, लेकिन उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी और उसके चेहरे पर एक दरिंदगी भरी मुस्कान। सांसें? कौन सी सांसें लोकेश? तेरा शरीर तो 10 साल पहले ही जल गया था। ये जो तू देख रहा है, ये तेरी रूह का आखिरी संघर्ष है। अगर तूने अभी हार मान ली तो तू शांति पाएगा, वरना। लकेश ने कुल्हाड़ी जमीन पर पटकी। वरना क्या? लोकेश ने कांपते हुए पूछा। वरना तुझे हर दिन, हर रात उस बस में जलना होगा, अनंत काल तक। लकेश पवार लोकेश की तरफ बढ़ने लगा। लोकेश ने देखा कि मुर्दाघर की दीवारों से अब धुआं नहीं, बल्कि आग की लपटें निकलने लगी थी। उसे फिर से वही नीली बस की हेडलाइट्स की रोशनी गलियारे के अंत में दिखाई दी। बस फिर से उसे लेने आ गई थी। मुर्दाघर की हड्डियों को जमा देने वाली ठंड अब धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन उसकी जगह एक घुटन भरी गर्मी ले रही थी। लोकेश ने देखा कि लकेश पवार की परछाई दीवार पर किसी राक्षस की तरह बड़ी हो रही थी। उसके हाथ में मौजूद कुल्हाड़ी से ताजा खून टपक रहा था, जो जमीन पर गिरते ही जलने लगता था। तू झूठ बोल रहा है, लोकेश ने जोर से चिल्लाकर कहा, हालांकि उसका गला बैठ चुका था। अगर मैं मर चुका होता तो मुझे दर्द क्यों महसूस होता? मुझे ये गर्मी क्यों लग रही है? लकेश पवार हंसा। उसकी हंसी में हजारों रूहों की चीखें मिली हुई थी। दर्द, दर्द ही तो इस नर्क की करेंसी है लोकेश। यहां जितना दर्द होगा, उतनी ही लंबी तेरी उम्र होगी। तू 10 साल से कोमा में नहीं था, तू 10 साल से उस बस की आग में पक रहा था। अब तेरा वक्त पूरा हो गया है। लकेश ने कुल्हाड़ी हवा में लहराई। लोकेश पीछे की ओर भागा, लेकिन उसका पैर एक स्ट्रेचर से टकरा गया। स्ट्रेचर पर ढकी सफेद चादर नीचे गिर गई। लोकेश की नजर उस लाश पर पड़ी। उसकी चीख गले में ही दब गई। स्ट्रेचर पर जो लाश थी, वो लोकेश की ही थी। उसका शरीर आधा जला हुआ था। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन उसके गले में वही ताबीज था जो उसकी मां ने उसे बचपन में पहनाया था। लाश की आंखें अचानक खुल गई। जली हुई आंखों ने लोकेश की तरफ देखा और उसके होंठ फड़फड़ाए। हमें अंदर ले लो, लाश ने फुसफुसाकर कहा। लोकेश का सिर चकराने लगा। क्या वो वाकई मर चुका है? क्या यह सब उसकी तड़पती हुई रूह का खेल है? तभी उसे अंजलि की आवाज सुनाई दी, जो मुर्दाघर के एक कोने से आ रही थी। लोकेश भाई, इसकी बातों में मत आना। ये लकेश नहीं है, ये काल पुरुष का दलाल है।
ये तुम्हें डराकर तुम्हारी रूह का सौदा करना चाहता है। अंजलि एक पारदर्शी साई की तरह उसके सामने खड़ी थी। अंजलि, मुझे बताओ, मैं क्या करूं? लोकेश ने गिड़गिड़ाते हुए पूछा। तुम्हारी लाश अभी भी जिंदा है, ऊपर वार्ड नंबर 404 में। अगर लकेश ने तुम्हारी रूह को इस कुल्हाड़ी से काट दिया तो तुम हमेशा के लिए इस बस के मुसाफिर बन जाओगे। तुम्हें वापस अपने शरीर में जाना होगा, अंजलि ने जल्दी से कहा। तभी लकेश दलाल ने कुल्हाड़ी से वार किया। लोकेश बाल बाल बचा। कुल्हाड़ी लोहे के स्ट्रेचर को काटते हुए निकल गई। भागो लोकेश, लिफ्ट मत लेना, सीढ़ियों से ऊपर जाओ। अंजलि ने उसे धक्का दिया। लोकेश पागलों की तरह गलियारे में भागा। पीछे से लकेश की भारी आवाज गूंज रही थी। तू बच नहीं सकता, बस का हॉर्न बज चुका है। लोकेश सीढ़ियों की तरफ मुड़ा। हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि उसका शरीर भारी होता जा रहा है। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था, अस्पताल की दीवारें फिर से सफेद होने लगी थी, लेकिन उनमें से खून की बूंदें रिस रही थी। वह चौथी मंजिल पर पहुंचा, वार्ड नंबर 404। दरवाजे के पास वही नर्स खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा गायब था। सिर्फ एक काला गड्ढा था। उसने लोकेश का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन लोकेश ने अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और कमरे के अंदर घुस गया। अंदर का नजारा देख लोकेश ठहर गया। बेड पर उसका शरीर पड़ा था। वेंटिलेटर की मशीनें चल रही थी। डॉक्टर उसके सीने पर बिजली के झटके, डिफिब्रिलेटर दे रहे थे। हम उसे खो रहे हैं, एक और झटका दो, डॉक्टर चिल्लाया। लोकेश ने देखा कि उसके बिस्तर के चारों ओर वही बस के मुसाफिर खड़े थे। वही बूढ़ा, वही बच्ची और समीर। वे सब उसके शरीर को खींचने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, ये मेरा शरीर है, लोकेश चिल्लाया और अपने बिस्तर की तरफ झपटा। जैसे ही उसने अपने ही जिस्म को छुआ, एक तेज बिजली का करंट उसके पूरे अस्तित्व में दौड़ गया। उसे लगा जैसे हजारों सुइयां एक साथ उसकी आंखों में चुभ रही हों। अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा की गंध बदल गई। अब जलते हुए मांस की गंध नहीं थी, बल्कि अस्पताल की कड़वी दवाइयों की महक थी। लोकेश ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। उसकी पलकें पत्थर की तरह भारी थी। डॉक्टर, हार्ट रेट वापस आ रही है। यह चमत्कार है, किसी की आवाज आई। लोकेश ने अपनी आंखें खोली। सामने सचमुच के डॉक्टर थे। रोशनी असली थी। उसने राहत की सांस लेनी चाहिए, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ में कुछ है। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली। उसकी हथेली में काली राख थी और वही बस की चाबी। उसके बगल में बैठे असली लकेश पवार ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाई, तू वापस आ गया। मैं यही था, कहीं नहीं गया। लोकेश ने लकेश की तरफ देखा। लकेश का चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में वो दरिंदगी नहीं थी। लोकेश ने धीरे से पूछा, समीर? लकेश पवार की आंखें नम हो गई। समीर की याद आती है ना? आज उसकी 10वीं पुण्यतिथि है, इसीलिए मैं यहां आया था। लोकेश ने खिड़की के बाहर देखा। सुबह का सूरज निकल रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी अस्पताल के इंटरकॉम पर एक घोषणा हुई। ध्यान दे, पार्किंग एरिया में एक पुरानी नीली बस रास्ता रोककर खड़ी है, जिसका नंबर 404 है। कृपया उसे तुरंत हटा ले। लोकेश का दिल फिर से बैठ गया। वो अभी भी खत्म नहीं हुआ था। ड्राइवर अभी भी उसका इंतजार कर रहा था, चाबी का रहस्य और आखिरी बुलावा। अस्पताल के कमरे में सन्नाटा था, लेकिन लोकेश के कानों में उस नीली बस के इंजन की घरघराहट गूंज रही थी। इंटरकॉम पर हुई उस घोषणा ने लोकेश के शरीर का सारा खून जैसे सुखा दिया था। बस नंबर 404, लोकेश ने कांपते हुए दोहराया। उसके बगल में बैठे लकेश पवार ने उसे हैरानी से देखा। क्या हुआ भाई, तू इतना डरा हुआ क्यों है? वो बस
शायद किसी गांव वाले की होगी जो यहां इलाज कराने आया होगा। तू आराम कर, मैं अभी नीचे जाकर देख कर आता हूं कि मामला क्या है। नहीं लकेश, बाहर मत जाओ। लोकेश ने चिल्लाकर अपने दोस्त का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि लकेश के चेहरे पर दर्द की लहर दौड़ गई। लोकेश, तू ठीक तो है? देख, मैं यही हूं। तू बस एक बुरा सपना देख रहा था। लकेश ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन लोकेश जानता था कि यह सपना नहीं था। उसकी मुट्ठी में दबी वो ठंडी लोहे की चाबी और हथेली पर जमी काली राख इस बात का सबूत थी कि काल पुरुष का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अचानक वार्ड की बिजली गुल हो गई। पूरी मंजिल अंधेरे में डूब गई। मशीनों की बीप बीप बंद हो गई और वेंटिलेटर की आवाज शांत हो गई। सिर्फ लोकेश की तेज चलती सांसों का शोर था। लगता है जनरेटर फेल हो गया, मैं नर्स को बुलाता हूं। लकेश पवार उठा और अंधेरे में दरवाजे की तरफ बढ़ा। लकेश, रुक जाओ, लोकेश चिल्लाया। लेकिन जैसे ही लकेश ने दरवाजा खोला, बाहर गलियारा गायब था। दरवाजे के पार अस्पताल का फर्श नहीं, बल्कि वही पुरानी जली हुई लकड़ी की सीढ़ियां थी। बस की सीढ़ियां। दरवाजे की चौखट पर वही कंडक्टर खड़ा था। उसकी एक आंख से गाढ़ा काला तेल टपक रहा था और उसके हाथ में वही पंचिंग मशीन थी। अस्पताल का बिल चुकता हो गया है मुसाफिर, अब आखिरी सफर का वक्त है। कंडक्टर की आवाज किसी फटी हुई ढोलक जैसी थी। लकेश पवार पत्थर की तरह जम गया। वह पीछे मुड़ा, लेकिन उसका चेहरा अब बदलने लगा था। उसकी त्वचा पिघलकर फर्श पर गिरने लगी और नीचे से वही जलता हुआ कंकाल झांकने लगा। लोकेश, भाई, बस छूट जाएगी। लकेश की आवाज अब बदल चुकी थी। लोकेश बेड से पीछे हटा। उसने अपनी जेब टटोली। चाबी अभी भी वहीं थी। तभी उसे पुजारी की एक और बात याद आई जो शायद उसने कोमा के धुंधलके में सुनी थी। ये चाबी बस खोलने के लिए नहीं, बल्कि उसे हमेशा के लिए बंद करने के लिए है। लेकिन इसे लगाने के लिए तुम्हें इंजन के उस हिस्से तक पहुंचना होगा जहां रूहों का ईंधन जलता है। पूरा कमरा अब बस के अंदरूनी हिस्से में तब्दील हो रहा था। अस्पताल का बेड एक फटी हुई सीट बन चुका था। खिड़कियों से बाहर अब अस्पताल की बिल्डिंग नहीं, बल्कि वही खौफनाक श्मशान दिख रहा था। तभी समीर का साया बस की छत से नीचे लटका। उसका शरीर उल्टा था और उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। चाबी दे दे लोकेश, अगर तूने ये चाबी ड्राइवर को दे दी तो तू आजाद हो जाएगा। वो तुझे तेरे घर छोड़ देगा। समीर ने हाथ फैलाते हुए कहा। झूठ, तुम सब झूठ बोल रहे हो। लोकेश चिल्लाया। ये चाबी इस नर्क का ताला है। लोकेश ने देखा कि बस का ड्राइवर अपनी सीट से उठकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो 7 फीट लंबा एक काला साया था, जिसके पैरों की जगह धुआं था। उसके हाथ लंबे होकर लोकेश की गर्दन तक पहुंचने लगे। चाबी लाओ। ड्राइवर की फुसफुसाहट से कमरे का तापमान गिरकर 0 से नीचे चला गया। लोकेश ने अपनी पूरी हिम्मत बटोरी। उसने भागने के बजाय ड्राइवर की तरफ छलांग लगाई। वह जानता था कि अगर वह डरा तो मारा जाएगा। वो ड्राइवर के ठंडे धुएं जैसे शरीर के आर पार निकल गया और सीधे डैशबोर्ड की तरफ झपटा। वहां एक छोटा सा सुराख था, जिससे नीली रोशनी निकल रही थी। वही इंजन का दिल था। जैसे ही लोकेश ने चाबी उस सुराख में डाली, पूरी बस कांपने लगी। रूहों की चीखें इतनी तेज हो गई कि लोकेश के कान से खून बहने लगा। नहीं, इसे मत घुमाना। अगर तूने इसे घुमाया तो तू भी हमारे साथ खत्म हो जाएगा। कंडक्टर और समीर एक साथ उस पर झपटे। हजारों बर्फीले हाथ लोकेश के शरीर को जकड़ने लगे। वे उसे पीछे खींच रहे थे। लोकेश की उंगलियां चाबी पर फिसल रही थी। समीर, अगर तू सच में मेरा भाई है तो मुझे मत रोक। लोकेश ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर चिल्लाया। समीर का साया एक पल के लिए रुका,
उसकी आंखों में एक पल के लिए वही पुराना समीर दिखाई दिया। उसने कंडक्टर का हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे खींच लिया। कर दे भाई, खत्म कर दे ये नर्क, समीर की आखिरी आवाज आई। लोकेश ने चाबी को पूरी ताकत से घुमा दिया। एक भयानक धमाका हुआ। सफेद रोशनी ने पूरे ब्रह्मांड को ढक लिया। लोकेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो हजारों फीट ऊंचाई से नीचे गिर रहा हो। हवा का दबाव उसे कुचल रहा था। जब उसकी आंखें खुली तो वो अस्पताल में नहीं था। वह अपने गांव गढ़कुंडा के पुराने बस स्टैंड पर खड़ा था। सुबह की ताजी धूप खिली थी। पक्षी चहचहा रहे थे। उसके पास उसका बैग था। तभी एक नई चमकदार लाल बस आकर रुकी। ड्राइवर ने मुस्कुराकर पूछा, गांव जाओगे बाबूजी? समीर भाई की बहन की शादी है ना आज। लोकेश चौंक गया। उसने अपनी घड़ी देखी। तारीख वही थी, वही दिन जब वह 10 साल पहले शहर से निकला था। वह 10 साल पीछे आ गया था। क्या उसे एक मौका मिला था सब कुछ ठीक करने का? उसने बस के अंदर झांका। बस के पीछे वाली सीट पर समीर बैठा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा 10 साल पहले था। उसने हाथ हिलाकर कहा, अबे जल्दी आ लोकेश, बस छूट जाएगी। लोकेश बस की सीढ़ियां चढ़ने ही वाला था कि तभी उसकी नजर बस के टायर के पास पड़ी। वहां एक पुरानी जंग खाई हुई नीली हेडलाइट पड़ी थी। लोकेश के पैर रुक गए। क्या ये वही बस है? क्या ये फिर से वही जाल है? लोकेश का पैर बस की पहली सीढ़ी पर जम गया था। हवा में ताजे मोगरे के फूलों की महक थी और दूर कहीं शहनाई की आवाज गूंज रही थी। सब कुछ इतना सुंदर और सामान्य था कि लोकेश को अपनी यादों पर शक होने लगा। क्या वो 10 साल का नर्क, वो जलती हुई बस और वो मुर्दाघर सिर्फ एक बुरा मतिभ्रम था? अबे ओ लोकेश, स्टैच्यू बन गया क्या? चढ़ जल्दी, ड्राइवर को निकलना है। समीर अपनी सीट से चिल्लाया। उसकी आंखों में वही पुरानी शरारत थी। कोई कालिख नहीं, कोई राख नहीं। लोकेश ने एक गहरी सांस ली और बस के अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने सीट पर बैठने के लिए समीर का हाथ पकड़ा, उसका दिल धड़कना भूल गया। समीर का हाथ गर्म था, असली मांस और खून की गर्मी। तू ठीक तो है भाई? ऐसा लग रहा है जैसे तूने कोई भूत देख लिया हो। समीर ने हंसते हुए उसका बैग ऊपर के रैक में रख दिया। समीर, आज तारीख क्या है? लोकेश ने कांपती आवाज में पूछा। वही जो कल थी, 10 मार्च, अंजलि की शादी का दिन। क्यों, शहर की हवा लग गई क्या जो तारीख भूल गया? समीर ने उसे छेड़ते हुए कहा। बस चल पड़ी। रास्ता वही था, पहाड़, घने जंगल और टेढ़े मेढ़े मोड़। लेकिन इस बार बस की हेडलाइट्स तेज थी और इंजन की आवाज मजबूत। लोकेश ने खिड़की के बाहर देखा। सूरज ढल रहा था और आसमान सिंदूरी हो गया था। जैसे जैसे बस गांव गढ़कुंडा के करीब पहुंच रही थी, लोकेश का डर कम होने लगा। शायद उसे सच में एक दूसरा मौका मिला था। शायद वो चाबी घुमाना समय के पहिए को पीछे ले जाने का मंत्र था। रात के 8 बजे बस गांव के मोड़ पर रुकी। पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था। समीर के घर के बाहर शामियाना लगा था और लोग नाच रहे थे। देख, वो रही अंजलि, समीर ने इशारा किया। अंजलि लाल जोड़े में सजी अपनी सहेलियों के बीच बैठी थी। उसका चेहरा चमक रहा था। वह बिल्कुल वैसी लग रही थी जैसी लोकेश ने उसे बचपन में देखा था। लोकेश भाई, आप आ गए। मुझे लगा आप शहर जाकर हमें भूल गए, अंजलि ने मुस्कुराकर कहा। लोकेश की आंखों में आंसू आ गए। कभी नहीं अंजलि, मैं बस थोड़ा रास्ता भटक गया था। शादी की रस्में शुरू हुई। लोकेश सब कुछ भूलकर जश्न में शामिल हो गया। लेकिन जैसे ही घड़ी की सुइयों ने रात के 9:45 बजाए, लोकेश के कान अचानक बजने लगे। उसे एक अजीब सी सीटी की आवाज सुनाई दी। उसने चारों तरफ देखा। लोग नाच रहे थे, लेकिन उनकी हरकतें
अब थोड़ी अजीब लग रही थी। वे सब एक ही स्टेप को बार बार दोहरा रहे थे, जैसे कोई पुरानी फिल्म की रील अटक गई हो। लोकेश अंजलि की तरफ मुड़ा। अंजलि, क्या हुआ? ये सब रुक क्यों गए? अंजलि ने अपना सिर उठाया। उसकी मुस्कुराहट अब उसके कानों तक खिंच गई थी। लोकेश भाई, बाराती अभी तक नहीं आए। वे सब बस स्टैंड पर इंतजार कर रहे हैं। कौन से बाराती? दूल्हा तो यहां है। लोकेश ने घबराकर दूल्हे की तरफ देखा। दूल्हे का चेहरा अचानक धुंधला हो गया और उसकी जगह सिर्फ काला धुआं रह गया। वे 40 बाराती जो 10 साल पहले जल गए थे, वे सब गेट पर खड़े हैं। वे तुम्हारी एंट्री का इंतजार कर रहे हैं। अंजलि की आवाज अब वही फटी हुई और डरावनी हो गई थी। अचानक पूरे पंडाल की लाइटें बुझ गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी गांव की सड़क से एक तेज रोशनी आई। वही नीली बस धीरे धीरे गांव की गली में दाखिल हो रही थी। उसके टायर जमीन को नहीं छू रहे थे, वो हवा में तैरती हुई आ रही थी। बस का दरवाजा खुला। उसमें से एक एक करके वही झुलसे हुए बाराती बाहर निकलने लगे। सबके हाथों में जलती हुई मशालें थी। समीर, भागो यहां से। लोकेश ने समीर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन समीर अब अंजलि के बगल में खड़ा था। उसके कपड़े अब जल रहे थे और उसकी आंखों से वही काली राख झड़ रही थी। भागना मना है लोकेश। तूने चाबी घुमाई थी ना? तूने सोचा था तू इतिहास बदल देगा। बेवकूफ, तूने तो हमें वो रास्ता दिखा दिया जो बंद हो चुका था। अब ये आग सिर्फ बस तक सीमित नहीं रहेगी, अब पूरा गांव जलेगा। समीर ने एक भयानक अट्टहास किया। लोकेश ने देखा कि बारातियों ने पंडाल में मशालें फेंकनी शुरू कर दी थी। देखते ही देखते पूरा घर आग की लपटों में घिर गया। लोग चीख रहे थे, लेकिन उनकी चीखें धीरे धीरे जानवरों के करहाने जैसी होने लगी। ये शादी नहीं है, ये तो एक अंतहीन दाह संस्कार है। लोकेश चिल्लाया। तभी उसे भीड़ के पीछे वही बूढ़ा पुजारी दिखा, जिसने उसे मंदिर में सिंदूर दिया था। पुजारी की आंखों से खून बह रहा था। बेटा, तूने बड़ी गलती कर दी। तूने चाबी को सीधे की जगह उल्टा घुमा दिया। तूने नर्क का दरवाजा बंद नहीं किया, तूने उसे इस दुनिया के लिए खोल दिया, पुजारी ने चिल्लाकर कहा। लोकेश के हाथ पांव खुल गए। उसे समझ आया कि जिसे वो दूसरा मौका समझ रहा था, वह काल पुरुष का सबसे बड़ा जाल था। उसने खुद उन रूहों को इस समय में आने का रास्ता दे दिया था। बारातियों ने लोकेश को चारों तरफ से घेर लिया। अंजलि उसके करीब आई। उसके हाथ में वही जलता हुआ कंगन था। लोकेश भाई, फेरे शुरू होने वाले हैं और इस बार दूल्हा तुम हो। लोकेश ने पीछे मुड़कर देखा। बस का ड्राइवर, वो काला साया, अब बस से उतरकर उसकी तरफ हाथ फैला रहा था। शादी मुबारक हो। अमर मुसाखिर, ड्राइवर की आवाज गूंजी। लोकेश ने अपनी जेब में हाथ डाला। चाबी अब वहां नहीं थी। उसकी जगह वहां सिर्फ एक मुट्ठी गर्म राख बची। लोकेश के चारों तरफ मौत का तांडव नाच रहा था। शादी का वो सुंदर शामियाना अब जलते हुए मांस के लोथड़ों में तब्दील हो चुका था। फूलों की महक गायब हो गई थी। उसकी जगह हवा में सड़ी हुई लाशों और पिघलते हुए इंसानी वसा की असहनीय गंध भर गई थी। बारात तैयार है लोकेश भाई, अब 7 फेरे लो। अंजलि की आवाज अब किसी इंसान की नहीं, बल्कि हजारों भूखी रूहों के एक साथ चिल्लाने जैसी थी। अंजलि ने लोकेश का हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियां लोकेश की खाल में ऐसे धंसी जैसे गर्म लोहे की छड़े। लोकेश की चीख निकल गई, लेकिन वहां सुनने वाला कोई इंसान नहीं था। उसने देखा कि जो लोग पहले गांव वाले लग रहे थे, उनकी खाल अब किसी गीली मिट्टी की तरह फर्श पर गिर रही थी। उनके चेहरों के पीछे सिर्फ काले गड्ढे और हिलते हुए कीड़े थे। समीर, मुझे बचा ले, लोकेश ने पागलों की तरह पुकारा। समीर सामने आया,
लेकिन उसका रूप देखकर लोकेश का कलेजा कांप उठा। समीर का पेट बीच से फटा हुआ था और उसके अंदर से वही नीली बस की राख उबल उबल कर बाहर गिर रही थी। समीर ने अपना हाथ लोकेश के गले पर रखा और उसे हवा में उठा दिया। बचाने वाला तो मर गया लोकेश, अब सिर्फ शिकारी बचा है। तूने वो चाबी उल्टी घुमाकर उस दरवाजे को खोल दिया जिसे भगवान ने भी बंद कर दिया था। अब ये पूरा गांव, ये पूरी जमीन शमशान बनेगी। अचानक जमीन फटने लगी। शादी की वेदी जहां आग जल रही थी वो अब एक नर्क के द्वार में बदल गई। उस आग से काले रंग की लपटें निकल रही थी। बारातियों ने लोकेश को जबरदस्ती उस आग के चारों तरफ खींचना शुरू किया। पहला फेरा, जैसे ही लोकेश ने आग का पहला चक्कर लगाया, उसे अपनी यादें मिटती हुई महसूस हुई। उसे अपनी मां का चेहरा याद आना बंद हो गया। दूसरा फेरा, उसे अपना नाम भूलने लगा। तीसरा फेरा, लोकेश के शरीर के अंग काले पड़ने लगे। उसके नाखूनों के नीचे से खून की जगह काली राख बहने लगी। रुको, मुझे मरना नहीं है। लोकेश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर समीर को धक्का दिया और उस खौफनाक मंडप से बाहर की तरफ भागा। वो भागते भागते उसी नीली बस के पास पहुंचा जो अब गांव के बीचों बीच खड़ी होकर सांस ले रही थी। बस के लोहे से दिल के धड़कने जैसी आवाज आ रही थी। लोकेश ने देखा कि बस के टायर अब इंसानी खोपड़ियों के बने थे। तभी ड्राइवर, वो 7 फीट लंबा काला साया, बस की छत से नीचे कूदा। उसके चेहरे की जगह एक आईना था। लोकेश ने उस आईने में देखा तो उसे खुद का चेहरा नहीं बल्कि एक जलती हुई रूह दिखाई दी जो पिछले 10 साल से उस बस की सीट पर बैठी चीख रही थी। सच्चाई देख लोकेश, ड्राइवर की आवाज उसके दिमाग के अंदर गूंजी। तू कभी अस्पताल पहुंचा ही नहीं था। तू कभी कोमा से बाहर आया ही नहीं। तू उस रात बस से कूदा ही नहीं था। तू तो उसी रात जलकर कोयला हो गया था। लोकेश का दिमाग फटने लगा। नहीं, ये झूठ है। मैं जिंदा हूं। मुझे दर्द हो रहा है। दर्द ही सबूत है कि तू मर चुका है। ड्राइवर ने अपनी लंबी नुकीली उंगलियां लोकेश की आंखों के करीब लाई। रूह को जब तक ये यकीन नहीं होता कि वो मर चुकी है, वो ऐसे ही तड़पती है। तूने जो 10 साल अस्पताल में देखे, वो सिर्फ तेरी रूह का एक पल का सपना था। अब जागने का वक्त है। अचानक पूरे गांव का दृश्य धुंधला होने लगा। शादी का मंडप गायब हो गया। अंजलि और समीर धुएं में बदल गए। लोकेश ने देखा कि वह वापस उसी बस नंबर 404 की पिछली सीट पर बैठा है। बस पूरी तरह आग की लपटों में है। उसके चारों तरफ वही 40 बाराती बैठे थे। वे सब अब खामोश थे। उनकी आंखें लोकेश पर टिकी थी। लोकेश ने अपनी खिड़की से बाहर देखा। वह 10 साल पीछे या आगे नहीं था। वह उसी पल में था जब बस पहाड़ी से नीचे गिर रही थी। समय रुक गया था। सफर खत्म हुआ। कंडक्टर ने लोकेश के कान में फुसफुसाया। लोकेश ने अपनी हथेली देखी। वहां न चाबी थी, न राख। वहां सिर्फ अंगारे थे। उसने अपनी चीख को गले से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उसके फेफड़ों में धुआं भर चुका था। तभी 2026 की एक सुबह गढ़कुंडा की पहाड़ियों के नीचे दबे उस पुराने मलबे के पास से कुछ मजदूर गुजर रहे थे। उन्हें वहां एक जली हुई नीली बस का ढांचा मिला जो 10 साल से लापता था। जब पुलिस ने बस का दरवाजा काटा तो अंदर 40 कंकाल मिले, लेकिन सबसे पीछे वाली सीट पर एक कंकाल ऐसा था जिसके हाथ अभी भी खिड़की को तोड़ने की कोशिश में जमे हुए थे। उस कंकाल के गले में एक ताबीज था जिस पर लिखा था लोकेश। जैसे ही एक सिपाही ने उस कंकाल को छुआ, बस के अंदर से एक धीमी सिसकी सुनाई दी। अगली बस कब आएगी? सिपाही पीछे हट गया। उसने देखा कि बस की धूल भरी खिड़की पर ताजी राख से किसी ने अभी अभी लिखा था, हेल्प मी। आज भी
उस पहाड़ी रास्ते पर रात के 9:45 बजे एक नीली रोशनी दिखाई देती है। लोग कहते हैं कि वो शमशान एक्सप्रेस आज भी नए मुसाफिरों की तलाश में भटक रही है और उस बस की पिछली खिड़की पर एक लड़का बैठा रहता है जो हर गुजरने वाली गाड़ी को हाथ हिलाकर बुलाता है। मोह का बंधन। लोकेश अपने दोस्त और अंजलि के प्रति अपने मोह अटैचमेंट की वजह से उस मौत की बस में खिंचा चला गया। कहानी सिखाती है कि जो जा चुका है उसे जाने देना चाहिए, वरना मरे हुए लोग जिंदा लोगों को भी खींच ले जाते हैं। समय के साथ छेड़छाड़। लोकेश ने सोचा कि वो चाबी घुमाकर इतिहास बदल देगा, पर कुदरत और समय के चक्र से छेड़छाड़ हमेशा विनाशकारी होती है। दोस्तों, आज हमारी स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करके एक छोटा सा कमेंट्स कर देना अपना कि आप कहां से हमारी कहानी सुन रहे हो, और अपना नाम भी लिखना ताकि मैं अगली वीडियो में आपका नाम बोल सकूं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।